हेलो एवरीवन। मेरा पहला लेक्चर 11 का पहला टॉपिक है एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो मैंने इसको जो है वित्तीय समावेशन में बताया था। तो जो एनबीएफसी है इसका हिंदी में नाम है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं ये बैंक का कार्य नहीं करती हैं। बैंक कार्य नहीं करती हैं, लेकिन जो इसके ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को जो है वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो ये बैंक नहीं होती है, लेकिन जो है बैंक जैसा जो है बैंक लोगों को जो है ग्राहकों को साख सुविधा उपलब्ध कराने का जो है में लगी रहती हैं। तो आरबीआई के अनुसार जो एनबीएफसी है ये जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती हैं। एंड कंपनी 2013 के अनुसार कार्य करती हैं। और ये जो कंपनियां होती हैं इनका जो कार्य होता है, जैसे इनका कार्य होता है बीमा, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना, चिट फंड जारी करना। तो ये सब जो कार्य होता है इन कार्यों में जो है ये कंपनियां लगी रहती हैं। और एनबीएफसी में भी कंपनियां नहीं इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि जिनका कार्य होता है कृषि उद्योग, वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित जिनका कार्य होता है वो जो है कंपनियां इसमें शामिल नहीं होती हैं। और ये जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं ये जो है इनका जो नियमन होता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और ये आरबीआई के नियमानुसार जो अपना कार्य करती हैं। और एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं अगर इनको कभी इनके पास अगर पूंजी नहीं होता है तो ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती हैं, और ऋण लेकर जो है लोगों को जो है ग्राहकों को जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो ये जो है इनका जो है कार्य होता है। और एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं ये इनको जो है डिमांड डिपॉजिट जमा करने की जो है अधिकार नहीं होता है। ये डिमांड डिपॉजिट मतलब मांग जमा को ये जो है नहीं ले सकती हैं, और ये कोई जो है चेक भी जारी नहीं कर सकती हैं। और इन पर जो बीमा योजना है हमारा जमा बीमा योजना, वो भी एनबीएफसी पर जो है लागू नहीं होता है। तो जो एनबीएफसी हैं ये हमें ना केवल वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होती है, ना केवल हमें वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, और ना केवल हमारे वित्तीय समावेशन में योगदान देने में सहायक हैं, बल्कि ये जो है एक शैडो बैंकिंग के रूप में कार्य करती हैं। मैंने शैडो बैंक के बारे में बताया था कि जो शैडो बैंक होते हैं ये जो है बैंक का अधिकार नहीं होता है, इनको बैंक का लाइसेंस नहीं प्राप्त होता, लेकिन ये बैंक जैसा ही कार्य करते हैं, इसलिए हम इनको शैडो बैंकिंग कहते हैं। तो एक प्रकार का ये शैडो बैंकिंग होता है। शैडो बैंकिंग की तरह जो है यह जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जो है यह साख सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो इसलिए एनबीएफसी कंपनियों का योगदान जो है वित्तीय समावेशन के साथ साथ जो है हमारे वित्तीय व्यवस्था जो उसमें भी इसका योगदान होता है। तो नेक्स्ट है एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी पीयर टू पीयर। तो ये जो एनबीएफसी पीयर टू पीयर है इसमें जो पैसों का जो लेन देन होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है इसमें जो है एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से जो है इसमें ऋण ले सकता है। तो इसमें जो है ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा होता है ये कार्य, और इसलिए जो है यह असुरक्षित ऋण की स्थिति में आता है। ये इसको हम असुरक्षित ऋण मानते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है कोई हमें गारंटी नहीं होती है ऋण वसूलने की। तो और चूँकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऋण लेता है, ऋण देता है, तो इसलिए जो है इसमें सुरक्षा की जो है गुंजाइश कम होती है। एंड सुरक्षा की मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति ने किसी को ऋण दिया है, अगर वो उसका ऋण नहीं लौटा रहा है तो वो उसको ऋण वसूलने संबंधी उसके पास कोई वो ऑप्शन नहीं रहता है कि वो अपना ऋण कैसे वसूले। तो इसलिए यह सुरक्षित ऋण में आ जाता है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऋणदाता मतलब जो ऋण हम देते हैं तो जो हम ब्याज दर उस पर लेते हैं, तो उस ब्याज दर का निर्धारण होता है कि किस ब्याज पर जो है वो ऋणदाता ऋणी को ऋण देगा या फिर ऋणी जो है ऋणदाता से ऋण लेगा। तो ब्याज दर का निर्धारण जो है ऋणदाता और ऋणी जो है आपसी सहमति से जो है ब्याज दर निर्धारित करते हैं, आपसी समझौते से कि हाँ 2% ऋण ब्याज होगा, 3%, 6%, जो भी हो। तो ये जो है आपसी सहमति से जो है ये निर्धारित करते हैं। एंड
एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जो ऋणदाता जो है वो ऋणी से जो है अपने शुल्क वसूलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही। एंड एनबीएफसी जो है P2P ये जो है जनता से जो है जमा नहीं स्वीकार कर सकती है, किसी से भी जो है बस ये ऋण देने का ही कार्य करती है, किसी से भी जमा नहीं ले सकती क्योंकि इसमें कोई असुरक्षा की स्थिति नहीं होती है, एक असुरक्षित ऋण होता है। एंड यह जो संस्था होता है ऋणदाता को अपने ऋण वसूलने संबंधी जो है कोई गारंटी नहीं देता है कि वो अपने ऋण वसूलने के लिए जो है उसके पास क्या क्या कार्य कर सकता है, उसके पास कोई वो नहीं रहता है। तो और इसमें जो ऋण की जो अधिकतम अवधि होती है वो 36 महीने की होती है, तो 36 महीने तक जो है कोई इसमें ऋण जो है कोई व्यक्ति ले सकता है। एंड अगर कोई ऋणदाता है किसी भी ऋणी को जो है मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का जो है ऋण दे सकता है, और कोई ऋणी जो है किसी भी ऋणदाता से अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण ले सकता है। तो ये जो है इसकी कुछ शर्तें होती हैं, विशेषताएँ होती हैं एनबीएफसी P2P की। एंड नेक्स्ट है एनबीएफसी एग्रीगेटर, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है इसमें जो है कोई व्यक्ति किसी वित्तीय संस्था से जो है सुरक्षित और ऑनलाइन तरीके से ही जो है ऋण की आवश्यकता को ऋण लेने की कोशिश करता है, ताकि वो जो है सुरक्षित ऋण की स्थिति हो और ऑनलाइन माध्यम से भी हो। तो वो जो वित्तीय संस्था है जिससे वो ऋण लेना चाहता है तो उस व्यक्ति से संबंधित जो है कुछ वित्तीय जानकारी जो है जो उस व्यक्ति की जो वित्तीय जानकारियाँ हैं वो संस्था जो है इकट्ठा करेगा, और उसको लेकर जो है वो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है उसको जो है एक सुरक्षित तरीके से जो है बहुत कम लागत पर ही, बहुत कम ब्याज दर पर ही जो है उसको जो है डिजिटल रूप में जो उस व्यक्ति को जो है वो एक सुरक्षित ऋण प्रदान करेगा। एंड जो है और इस प्रकार जो है जो अकाउंट एग्रीगेटर है ये जो है जो उस व्यक्ति से संबंधित जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं वो उस संस्था को प्रोवाइड कराता है। तो इसकी विशेषता ये है कि यह जो कंपनी जो है वित्तीय जानकारी को जो है ग्राहक की सहमति से ही जो है साझा कर सकती है। तो जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है जो व्यक्ति है जो कि एक सुरक्षित ऋण और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सुरक्षित ऋण लेना चाहता है तो उससे जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं वो उस संस्था को जो है उसकी सहमति से ही दे सकता है, सहमति से उसकी जानकारी दे सकता है। और यह जो संस्था होती है यह उस व्यक्ति के डाटा को लिख और पढ़ नहीं सकती है। अब यह डाटा, क्योंकि यह डाटा जो end to end एनक्रिप्टेड होता है, यह पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। और क्योंकि जो है जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं उस व्यक्ति की, उसमें उसके सभी वित्तीय जानकारियाँ होती हैं, उसके बीमा से संबंधित, उसके ऋण से संबंधित, उसके जो है जीएसटी से संबंधित, उसके जो है उसके जो है पेंशन से संबंधित और प्रतिभूतियों से संबंधित उसकी जो भी जानकारियाँ वित्त से संबंधित उसकी जो भी जानकारियाँ होती है, उसके किस बैंक में अकाउंट है क्या नहीं है, सब जो है वो व्यक्ति को साझा करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है इसलिए जो है इसके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारियों को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रखा जाता है। तो आरबीआई ने जो एनबीएफसी के नियम में कुछ सुधार करने की भी कोशिश की, जैसे कि आरबीआई ने जो एनबीएफसी के नियमन के लिए एक 4 स्तरीय जो है नियामकीय ढांचा लाया, जिससे जो है इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, इसका नियामकीय जो ढांचा है, इसकी कार्यप्रणाली है, उसमें सुधार किया जा सके ताकि उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके। तो इस प्रकार जो आरबीआई ने जो 4 स्तरीय ढांचा को लाया एंड आरबीआई ने जो है इस वर्गीकरण में आरबीआई ने उस व्यक्ति में जो रिस्क था किसी भी उसमें जो व्याप्त रिस्क है उसके आधार पर जो उसको निर्धारित करेगा, और जो उससे संबंधित जो उसके नियम है उसको कठोर करेगा, ताकि जो है उसके जो है कठोर करेगा ताकि जो है इसके जो है कार्यप्रणाली में जो है कठोरता आई और इसको सुधार किया जा सके। तो वो जो है बेस लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर और टॉप लेयर, तो ये 4 प्रकार के जो है किसी भी एनएफसी कंपनी अगर जैसे जैसे उसका लेयर बढ़ेगा, रिस्क की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है आरबीआई का नियम जो है उस एनएफसी के प्रति जो है उसका नियम कठोर होता चला जाएगा। तो इसलिए जो आरबीआई ने जो व्यवस्था लाई
ताकि एनबीएफसीज जो हैं उनके जो है कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है तो इसमें अगर कोई जो बैंक है, बैंक द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है, तो बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है और उस ऋण की जो है वापसी जो होती है, उस ऋण को भुगतान करने की अवधि, अगर उस ऋण का जो भुगतान है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि के लिए भी ना किया गया हो, तो वो जो है एनपीए कहलाता है। उसी को हम एनपीए कहते हैं, जिस ऋण का भुगतान 90 दिन तक या फिर 90 दिन के बाद तक भी ना किया गया हो। तो इसके कई जो है कई प्रकार हो जाते हैं, कई स्थितियाँ हो जाती हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि एनपीए की स्थिति आ गई है, एनपीए बढ़ रहा है, ये एनपीए की स्थिति है। तो जैसे किसी जो है अगर किस्त की राशि जो होती है उसका भुगतान 90 दिन ना किया गया हो और उससे अधिक अवधि तक भी ना किया गया हो, तो ये जो एनपीए की स्थिति बन जाती है। और यदि कोई कृषक जो होता है, किसान जो होता है, अगर अल्पकालिक फसल के लिए ऋण लिया है और उसका भुगतान अल्पकालिक मतलब 6 महीने 3 महीने 6 महीने से कम का जो होता है, और उसका भुगतान जो है वो 2 फसली मौसम तक भी ना किया हो उस ऋण का भुगतान, तो ये जो है एनपीए की स्थिति हो जाती है। और यदि कोई किसान दीर्घकालिक फसल के लिए ऋण लिया है, और दीर्घकालिक मतलब 1 साल से अधिक का, और उसका भुगतान जो 1 फसली मौसम तक भी ना किया है, तो वो जो है ऐसे जो है ऋण की जो स्थिति होती है, एनपीए की जो स्थिति होती है वो बन जाती है एनपीए की स्थिति। और यदि कोई और ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट की जो है जो स्थिति होती है, इसमें किसी जो है ग्राहक का, किसी व्यक्ति का खाता अगर 90 दिन तक जो है 90 दिन या उससे अधिक तो जो निष्क्रिय हो, तो ये जो है उससे अधिक अवधि तक निष्क्रिय होने की वजह से निष्क्रिय होता है, तो वो निष्क्रिय होता है, तो वो जो है ये जो है एनपीए की स्थिति होती है। एंड परिसंपत्तियाँ जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो निष्क्रिय एसेट्स होती हैं, निष्पादनकारी एसेट्स होते हैं, गैर निष्पादनकारी एसेट्स। तो ये जो 3 एसेट्स होते हैं, एंड इसी को लेकर जो आरबीआई ने जो है एनपीए की स्थिति को जो है एनपीए की स्थिति बनने से पहले ही इसको रोकने के लिए आरबीआई ने स्पेशल पेंशन अकाउंट जैसा जो है प्रावधान लाया। तो स्पेशल पेंशन अकाउंट जो है, इसमें जो आरबीआई ने जो लोन अकाउंट्स होते हैं, जिन अकाउंट्स पर लोन लिए गए होते हैं और उनको जो है एनपीए बनने से पहले जो है उन पर दबाव डाला जाता है आरबीआई के द्वारा, ताकि दबाव के आधार पर जो है उनको पहचाना जाता है। स्पेशल पेंशन अकाउंट के जरिए जो है उनको सूचित किया जाता है और 3 बार उनको सूचना दी जाती है, ताकि वो जो है एनपीए बनने से पहले जो अपने ऋण को चुका दें। तो जैसे स्पेशल पेंशन अकाउंट 0 में, इसमें जो है अगर ऋण की अवधि जो है, इसमें अगर 30 दिनों तक जो है ऋण ना चुकाया गया हो, 30 दिन हो गए हों और किसी व्यक्ति के ऋण को लिए, तो वो जो है उसको स्पेशल पेंशन अकाउंट 0 करके जो है उसको सूचना देगा, उसको जो है उस पर दबाव डालेगा ऋण देने के लिए। फिर स्पेशल पेंशन अकाउंट 1 में, इसमें 30 से 60 दिन की अवधि हो गई हो ऋण लिए हुए ना चुकाया गया हो, तो इससे जो है फिर इसमें भी आरबीआई जो है उसको सूचना देगा। एंड जो है तीसरा जो स्पेशल पेंशन अकाउंट 2 में, इसमें ऋण की जो अवधि होती है 60 से 90 दिन तक हो जाती है, तो इसमें जो है 60 से 90 दिन तक हो जाती है, तो इसमें उस व्यक्ति को सूचना दी जाती है ताकि जो है वो अपने ऋण को चुका दे। तो इस प्रकार एनपीए बनने से पहले जो है ये कार्य किया जाता है, ताकि जो है एनपीए की स्थिति ही ना आए। एंड इसी वजह से जो एनपीए के जो है कई कारण हैं, एनपीए बढ़ने के जो है कई कारण होते हैं, जैसे कि एनपीए बनने के कई कारण, जैसे कि पहला कि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता। तो जब कृषि क्षेत्र में जो अनिश्चितता आ जाती है, तो उसके कारण किसानों को जो उनकी फसल का वैसा लाभ नहीं मिल पाता है, उचित लाभ नहीं मिल पाता है जिसका वो अनुमान लगाए होते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाता है। क्योंकि जब कुछ कभी ऐसा समय आ जाता है कि किसानों की फसलों पर जो है कुछ बुरा प्रभाव पड़ जाता है मौसम की वजह से, किसी भी कारणवश, तो उस स्थिति में जो है किसानों को उस फसल का वैसा लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो जो है ऋण नहीं चुका पाते हैं। तो इस प्रकार एनपीए में वृद्धि होती है हमारी। एंड
एंड जो है सेकेंड है औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक समृद्धि दर में जो है कमी। तो औद्योगिक समृद्धि दर में जब कमी आती है, जैसे कि औद्योगिक जो उत्पादन है वो रुक जाता है। औद्योगिक उत्पादन की कमी के कारण जो है उद्योग की जो आय होती है वो घट जाती है। तो इस वजह से जो उद्योगों के पास जो बकाया ऋण होता है वो जो है नहीं चुका पाते हैं, और इससे एनपीए में जो है वृद्धि हो जाती है। तो एक जो है कारण है। और जो किसान होते हैं, किसानों को कई बार किसानों के जो है ऋण को माफ़ कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसे किसान होते हैं जिनके ऋण को जो है माफ़ कर दिया जाता है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो है अतार्किक ऋण माफ़ी के कारण किसानों में जो ऋण न चुकाने की जो है प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि चलो हम ऋण नहीं चुका पाएंगे तो हमारे ऋण माफ़ हो जाएंगे। तो इस वजह से इस वजह से भी कई किसान जो है अपने ऋण नहीं चुकाते हैं। तो ये जो है एनपीए में वृद्धि करता है। तो किसानों की और तार्किक ऋण माफ़ी को जो है सरकार को कम करना चाहिए। एंड एक लोक लुभावन ऋण और कई प्रकार के जो है कुछ वैश्विक मंदी के कारण भी जो है एनपीए में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि कोविड-19 के दौरान जो है भारतीय बैंकों के एनपीए में जो है बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी, क्योंकि जिन लोगों ने बकाया ऋण लिया था बैंकों से वे समय पर चुका नहीं पाए, जिससे जो है एनपीए में वृद्धि हो गई। एंड जो अभी वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो सेंट्रल बैंक इंडिया ने अपने एनपीए में जो है कमी करने का संकेत दिया, सूचना दी है कि उसने अपने एनपीए में कमी कर ली है। तो ऐसा इस बैंक ने इसलिए कर पाया क्योंकि वो जो है एक बेहतर वसूली की प्रक्रिया और एक जो है जो खराब ऋण होते हैं उनको जो है पुनर्निर्धारण करने में जो है पुनर्नवीनीकृत करने में जो है एक सक्षम हो पाया। तो एक बेहतर वसूली प्रक्रिया अपना कर ही जो है एसबीआई ने जो है अपने जो है एनपीए में जो है कमी कर ली है। तो इस वजह क्योंकि जो है भारतीय जो बैंक थे वो कोविड-19 के दौरान जो है बहुत जो है एनपीए में उनकी वृद्धि हो गई थी। कई बैंक तो दिवालिया होने के कगार पर आ गए थे। तो इस वजह से जो है एनपीए की जो स्थिति होती है देश के लिए जो है सही नहीं होती है। एंड एनपीए का प्रभाव क्या पड़ता है? तो एनपीए का प्रभाव जो है सबसे पहले तो हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन पर जो है सबसे पहला प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव जो हमारी वित्तीय संस्थाओं पर पड़ता है। जैसे हमारी वित्तीय संस्थाओं का जो रिटर्न ऑफ एसेट्स है वो उसमें कमी आ जाती है। उनकी जो है एसेट्स होते हैं, जो परिसंपत्तियाँ होती हैं वापस और संग्रहित नहीं हो पाई हैं, रुक जाती हैं। और जो रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं उनके द्वारा जो है जिन बैंकों की एनपीए में वृद्धि हो जाती है तो उन बैंकों के रेटिंग घटा देने के कारण जो है जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं उन पर जो है जिन बैंकिंग संस्थाओं की जो है रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग घटा दी जाती है, तो इससे नागरिकों का जो है विश्वास जो है उन पर कम हो जाता है। तो नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से जो है नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से ये जो है नया जो संसाधन होता है, नए जो साख सृजन होता है वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इनका नेट लाभ, इनकी जो है हर चीज़ इनकी जो है रुक जाती है एंड ये नए लाभ सृजित नहीं कर पाते हैं। और एनपीए में जब वृद्धि होती है इससे जो है परिसंपत्तियों की जो गुणवत्ता होती है उसमें लगातार जो है गिरावट हो जाती है। परिसंपत्तियों की जो है उस प्रकार की गुणवत्ता नहीं होती है जिससे होनी चाहिए, जिससे न केवल बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो जाती है बल्कि जो है उनकी साख सृजन करने की क्षमता होती है उसमें भी जो प्रभाव पड़ता है। और एनपीए में जब वृद्धि होती है तो बैंकों की जो प्रोविजनिंग की राशि होती है उसमें जो है बहुत वृद्धि हो जाती है। प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि होने की वजह से बैंकों का जो नेट लाभ होता है उसमें कमी आ जाती है। प्रोविजनिंग की राशि मतलब इसका मतलब ये है कि जो आरबीआई जो है सभी बैंकों को जो प्रोविजनिंग की राशि रखने के लिए जो है उन पर दबाव डालता है, ताकि वो प्रोविजनिंग की राशि मतलब एक राजस्व के रूप में जो है एकत्रित करना। तो वो प्रोविजनिंग की राशि रखने के लिए, ताकि जो है जब उन पर कोई ऐसी वित्तीय संकट पड़े तो वो जो है उससे उबर पाए। तो वो जो है उस संकट से उभरने के लिए जो है एक तरह से जो है राजस्व एकत्रित कर रहे होते हैं। तो वो प्रोविजनिंग की राशि में भी जो है संकट के समय उनकी प्रोविजनिंग की राशि में भी कमी आ जाती है, उनकी प्रोविजनिंग की राशि घट जाती है, इससे उनका नेट लाभ जो होता है उसमें कमी आ जाती है। एंड दूसरा इसका प्रभाव जो पड़ता है हमारी जो है सरकार कह लो या फिर हमारी अर्थव्यवस्था कह लो, दोनों सेम ही है। तो इन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो हमारी जो वित्तीय संस्थाएं होती है उन पर जो साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उसमें जो है कमी हो जाती है। कमी आ जाने के कारण जो नया निवेश होता है वो नहीं कर पाती है। निवेश उनका जो है बहुत अधिक खराब ढंग से जो हतोत्साहित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो इससे जो है
ये जो आर्थिक समृद्धि दर पर जो है इसका जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से जो है हमारी जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका जो है नेट लाभ जो है कम हो जाता है। और जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, बैंकिंग क्षेत्र पर जो नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से जो हमारे वित्तीय समावेशन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। एंड हम उचित ढंग से जो है वित्तीय समावेशन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी संसाधनों की गतिशीलता होती है उसको बनाए रखना जो है काफ़ी कठिन हो जाता है। एंड तो इस वजह से जो है हमारी जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उन पर जो है ग्राहकों का विश्वास कम हो जाता है, एनपीए वृद्धि होती है तो। एंड जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उनमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार पर जो है पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता है। तो सरकार पर जो है दबाव बढ़ने की वजह से सरकार के राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि हो जाता है, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं जब उन पर पूंजी का भाव पड़ता है तो उसको सरकार को देना पड़ता है। तो इस वजह से सरकार के संपूर्ण जो है राजकोषीय घाटा होता है उसमें कमी आ जाती है और इससे जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इससे हर तरह की जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एनपीए में जो वृद्धि होती है तो वैश्विक स्तर पर जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के साख सृजन करने की क्षमता को जो प्रभावित कर देती है। हाँ, तो ये जो है एनपीए के कुछ महत्वपूर्ण जो है हमारे प्रभाव पड़ते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर। इससे हमारी वित्तीय समावेशन रुक जाता है, इससे हमारी निवेश क्षमता रुक जाती है, इससे हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं एंड हमारी उत्पादन लागत कम हो जाती है। तो इस वजह से जो है हमारी जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था एनपीए से प्रभावित हो जाती है। तो एनपीए के कुछ संबंधित जो इससे कुछ संबंधित शब्दावलियाँ भी हैं, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट जो है इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ग्राहकों से ऋण वसूलने के लिए जो ऋण की शर्तें होती हैं, ऋण की शर्तों को जो है परिवर्तित किया जाता है, ऋण की शर्तों को बदला जाता है। तो ऋण की शर्तों को बदल ताकि जो है एनपीए की जो है बहुत अधिक सरलता से बहुत अधिक सरल ढंग से जो है वसूली की जा सके। तो इसमें जो है ग्राहकों से जो है ऋण भुगतान की जो शर्तें होती हैं, जिस आधार पर जो है उस ग्राहक ने ऋण लिया है तो उन शर्तों को जो है सरल कर दिया जाता है, ताकि जो है वो ग्राहक जो है अपने ऋण को चुका पाए, ताकि ऋण आसानी से वसूल किया जा सके। तो इस वजह से जो है इसमें कई तरीके से जो इसमें संशोधन किया जाता है, मतलब जैसे कि ब्याज दर जो होती है, ब्याज की जो दर होती है उसको कम कर दिया जाता है और जो ऋण की समय अवधि होती है उसको बढ़ा दिया जाता है और जो जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको शेयर सिक्योरिटी में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो किए जाते हैं ताकि जो है हमारी अर्थव्यवस्था को जो है ताकि जो भी बैंकों पर जो उनके बकाया ऋण हैं ग्राहकों पर उसको सरलता से वसूला जा सके। तो नेक्स्ट है राइट ऑफ एसेट्स। राइट ऑफ एसेट्स जो है इसमें जो परिसंपत्तियां होती हैं उसके बारे में जो है बैंकों की बैंक यह मानते हैं कि जो ऋणी है वो जो है इस ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा, ऋणी के द्वारा वो जान जाते हैं कि अगर ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा जब ये स्थिति आती है तो इस स्थिति में जो बैंक होते हैं उस पर संपत्ति को राइट ऑफ कर देते हैं। और राइट ऑफ मतलब इसमें जो है बैलेंस शीट जो होता है, बैंकों का बैलेंस शीट होता है, इसमें यह दिखाया जाता है कि जो उस ऋण की जो वसूली होती है वो किसी अन्य माध्यम से ले ली गई है, वो ऋण ले लिया गया है किसी अन्य माध्यम से, बैंकों के बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो इसका ये जो प्रक्रिया होती है इसका उद्देश्य जो है बैंकों के बैलेंस शीट को जो है साफ करना होता है। एंड जो है इसका उद्देश्य ऋण माफ़ करना नहीं होता है, सिर्फ जो है ताकि बैंकों के जो है रेटिंग है, जैसे बैंकों के रेटिंग को ना घटाया जा सके। इस वजह से बैंक जो है अपने बैलेंस शीट में जो है इस प्रकार के जो ऋण होते हैं उसको नहीं दिखाते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं वैसी परिसंपत्तियों को, ऋण को। तो एनपीए हेतु जो है कुछ उपाय और समाधान भी किए गए, जैसे कि सरफेसी एक्ट 2002 लाया गया, फिर इसके बाद DRT आया, फिर ARC आया, फिर 4R आया, फिर इमिशन इंद्रधनुष आया, प्रोजेक्ट सशक्त आया, PCA आया, IBC आया, बैड बैंक आया। तो इस प्रकार के जो एनपीए से संबंधित जो है कई तरह के जो उपाय किए गए, एक ही आलोचना की गई तो दूसरा आया, दूसरे की आलोचना की गई तो तीसरा आया। तो पहला है सरफेसी अधिनियम 2002। सरफेसी अधिनियम 2002 जो है यह जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जो है अधिकार देता है कि वे जो है जो सुरक्षित उनके जो देनदार होते हैं, जो सुरक्षित ऋणी होते हैं, उनसे जो है उस परिसंपत्ति को जो है वो जब्त कर सके। जिस शर्त पर जो है कोई व्यक्ति ऋण लिया है उस परिसंपत्ति को जब्त करने का जो है अधिकार देता है, अधिग्रहित
अधिग्रहित करने का अधिकार देता है। अर्थात यह जो है अधिनियम बैंकों के एनपीए में जो है ग्राहकों की जो परिसंपत्तियां होती हैं उसको अधिग्रहित कर लिया जाता है, ले लीजिए जब्त कर लिया जाता है। और तो यह करने का ये अधिनियम अधिकार देता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया की जो पूरा करने का अधिकार जो जिला मजिस्ट्रेट का होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ये पूरी प्रक्रिया होती है 30 दिन में पूरा कर ली जाती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है इसके पूरा 30 दिन में पूरा कर लिया जाता है। एंड इसके कई स्तर पर जो इसकी आलोचना की गई, यह आलोचना की गई कि यह अधिनियम जो है असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है। तो सही वह बात है, यह असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है। और यह जो इसमें जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं उसके कारण जो है इसकी लिक्विडेशन की जो क्षमता होती है उसमें जो है समय लग जाता है। 30 दिन से जो अधिक अभी जो है इसमें समय लग जाता है। एंड ये अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है जो सुरक्षित परिसंपत्तियां होती हैं उसके लेन देन के लिए, उसके रख रखाव के लिए जो एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई जाती है। जबकि और जो है और इसके माध्यम से जो केंद्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो है जो भौतिक परिसंपत्तियां होती है, एसेट्स होते हैं, उस पर जो है एक डेटा तैयार किया जाता है कि कौन सा ग्राहक जो है किस परिसंपत्ति पर जो है ऋण लिया है। फिर उन परिसंपत्तियों को जो है इसमें जब्त किया जाता है। तो इस आधार पर जो है इसकी आलोचना की जाती है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तो नेक्स्ट डीआरटी को जो हम डायरेक्ट डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। तो डीआरटी जो है यह जो है संस्था की स्थापना जो है RDDBFI अधिनियम 1993 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य जो ऋण वसूलने संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं, विवाद होते हैं, उसको जो निपटारा करना होता है। तो डीआरटी के निर्णय से जो है असंतुष्ट होने पर जो है DRAT में भी अपील किया जा सकता है। तो इस वजह से जो सरफेसी अधिनियम की आलोचना करने की वजह से जो डीआरटी को लाया गया। तो डीआरटी की भी आलोचना की गई। इसकी आलोचना की गई कि यह डीआरटी की जो है बहुत सीमित संख्या है और इसमें जो लंबित मामले पड़े हैं उसकी संख्या भी अधिक है। और इसमें जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, उन पेशेवर व्यक्तियों की जो है इसमें अभाव है। तो इस प्रकार जो इसका कई आधारों पर जो इसकी आलोचना की जाती है। जैसे ARC जो है, तो इसके बाद जो है एक और उपाय आया ARC को जो हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कहते हैं, परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी। तो ये जो कंपनी है ARC, यह कंपनी बैंकों के जो है एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करती है और जो है उसमें जो है ऋण वसूलती है। तो बैंकों के एजेंट के रूप में ही कार्य करके जो NPA होता है उसका जो है पुनर्गठन करने का कार्य करती है ARC। तो ARC जो है, यह जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही कार्य करती है। इसको गठित किया गया और यह जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है जो कि बैंकों के जो है प्रतिनिधि या फिर एजेंट के रूप में जो है कार्य करके ग्राहकों से जो है ऋण वसूलती है। तो ये जो है काफ़ी जो है अच्छा उपाय किया गया था। और ARC को जो है RBI से जो है ARC को जो RBI से लाइसेंस दिया गया ताकि जो है, और इसका जो नियमन होता है RBI के द्वारा ही किया जाता है। और यह जो कंपनी है सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत ग्राहकों से जो है ऋण वसूलती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें जो बैंक होते हैं, बैंकों द्वारा जो अपना पूरा अधिकार जो है ऋण वसूलने संबंधी जो अधिकार होता है वो ARC को दे दिया जाता है। तो और जब इसमें कुछ समझौता भी किया जाता है बैंकों द्वारा कि जब ARC जो है ऋण वसूल लेगा तो समझौते के तहत ARC द्वारा बैंकों को जो धनराशि होता है उसका जो धनराशि का भुगतान बैंकों को कर देगा। तो इस प्रकार जो इसमें जो ARC जो बैंक होता है वो जो है अपना सारा अधिकार जो ARC को सौंप देते हैं। तो ARC जो है ARC द्वारा जो है QIB को जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है जिसे हम QIB निवेश की ज़माना बढ़ जाती है। QIB मतलब क्वालिफाइड ट्रांसटिट्यूशनल बायर्स। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसका उद्देश्य जो है बैंकों की जो बैलेंस शीट होता है उसको साफ करना होता है तथा दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उसको जो है कम करना होता है। तो NPA को कम करने के उद्देश्य से ही जो है ये सारे जो है कार्य किए जा रहे हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंद्रधनुष। इसके बाद इंद्रधनुष योजना, IRC के बाद इंद्रधनुष आया। तो इंद्रधनुष जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के जो है बैंकों में उनके जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन की करने की जो क्षमता होती है उसको सुधारने के लिए इसको लाया गया था, ताकि उसके कार्यक्रम को जो है उचित ढंग से किया जा सके। तो मिशन इंद्रधनुष, इसलिए इसको मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया, क्योंकि इसमें जो है 7 सूत्रीय कार्यक्रम इसमें हैं। 7 सूत्रीय जो है कार्यक्रम की इसमें प्रावधान है, ताकि जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन में सुधार किया जा सके। तो इसके साथ हमें पहला जो है आयाम जो है अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति। अपॉइंटमेंट नियुक्ति में ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, बैंकों में जो है उनके प्रबंधन का जो स्तर, प्रबंधन के स्तर पर जो है जो नियुक्ति करने, जो कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया होती है, निदेशकों की नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया होती है वो पारदर्शी तरीके से हो। तो ये जो पहला नियुक्ति से संबंधित इसका जो है प्रावधान है। दूसरा है BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों के प्रबंधन का जो है नियमन करना होता है। एंड नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण में। पूंजीकरण में ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो है लिक्विडेशन का जो पूंजीकरण का जो समय होता है, समय पर जो पूंजीकरण के लिए जो है एक ऋण दिया जाता है, पूंजीकरण के लिए जो है उनको सहायता दी जाती है और अधिक पूंजी की जो व्यवस्था की जाती है पूंजीकरण में। नेक्स्ट है डी स्ट्रेचिंग में जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो उन पर दबाव और तनाव और दबाव जो होता है उसको कम किया जाता है डी स्ट्रेचिंग में। 5वां है इम्पावरमेंट में जो बैंकों का जो प्रबंधन होता है, उनके प्रबंधन में सरकार के जो है हस्तक्षेप को जो है कम करना होता है, ताकि जो वो बैंक जो होते हैं अपने प्रबंधन क्षमता को जो अधिक सशक्त तरीके से जो है कर पाएँ और अधिक सशक्त तरीके से होने की वजह से उसमें सुधार कर सकें, उसमें कमियों को देखकर। तो इस वजह से जो सरकारी हस्तक्षेप को जो इसमें कम किया जाता है। एंड नेक्स्ट है फ्रेमवर्क में जो है जो जवाबदेहिता होता है उसको बढ़ाया जाता है, पारदर्शिता को लाया जाता है। जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए निष्पादन के आधार पर जो प्रारूप होता है वो तय किया जाता है फ्रेमवर्क में। एंड ये जो है नेक्स्ट है गवर्नेंस में यह है कि बैंकों के जो प्रशासनिक ढांचे होते हैं उसमें उसको पारदर्शी बनाने के लिए जो ई गवर्नेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से जो है ये एंड इसके बाद आया जो है 4R आया। 4R में जो है 4R में पहला R है और रिकॉग्निशन मतलब हो जाए NPA की जो है सूक्ष्म विश्लेषण करना। एंड दूसरा R है रिकैपिटलाइजेशन, इसमें जो है बैंकों की पुनः पूंजी की जो व्यवस्था होती है वो करना होता है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन में NPA को जो है कम करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है समाधान को लाया जाता है। एंड रिफॉर्म में जो है जो सर्वाधिक उपयुक्त समाधान होते हैं उसको लाने की जो कोशिश की जाती है चौथे 4R में। तो इस प्रकार जो है 4R को लाया गया। एंड नेक्स्ट हमारा जो है प्रोजेक्ट सशक्त शब्द का अर्थ होता है जो है बैंकों की आर्थिक स्थिति को जो अधिक सशक्त बनाना। एंड इसी को जो सुनील मेहता समिति की जो है सिफारिश है, सुनील मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट सशक्त की। और इस योजना में जो है NPA की जो वसूली प्रक्रिया होती है उसको जो है राशि के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जैसे कि अगर जो है जो राशि होती है 50 करोड़ या फिर उससे कम की जो है NPA है, उससे कम की जो है NPA का बोझ है, तो उस हिस्से में जो है बैंकों द्वारा जो है एक संचालित समिति का गठन किया जाएगा और इसकी वसूली जो है 90 दिन में कर ली जाएगी। 90 दिन में समाधान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दूसरा जो है 50 से 500 करोड़ रुपए के बीच में NPA की स्थिति जब रहेगी तो इसमें जो है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट की जो है स्थापना की जाएगी। फिर लीड बैंक द्वारा जो है इसको 180 दिनों में जो इसको समाधान प्रस्तुत करके जो है इस समाधान प्रस्तुत करके जो है NPA को वसूल लिया जाएगा।
नेक्स्ट 500 करोड़ रुपए से अधिक का एनपीए जब रहेगा तो इस स्थिति में जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा और इसमें ज़रूर वसूला जाएगा। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया होती है इसमें इस प्रक्रिया में अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो इस मामले को जो है आईबीसी इंटर बैंक कॉरपोरेशन के तहत जो है इसको निपटाया जाएगा। आईबीसी के तहत इंटर बैंक क्रेडिट। तो नेक्स्ट हमारा है बैड बैंक। बैड बैंक तो भारत में जो है एनपीए को जो है कम करने के लिए तथा बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है उसको साफ करने के उद्देश्य से जो है प्रथम जो है बैड बैंक के रूप में जो है NARCL की जो है स्थापना की गई। एंड बैड बैंक का जो है कार्य होता है जो विभिन्न बैंकें होते हैं उन बैंकों से जो उनकी एनपीओ को जो खरीद कर उनकी बैलेंस शीट को जो है क्लीन करना होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जो वित्तीय संस्थाओं के जो है वित्तीय संस्थाओं की जो एनपीए जो होता है उसको कम करने में जो है यह सहायता करती है, उसको कम करने में जो सहायक होती है। तो NARCL है, इसको जो हम नॉन बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। तो NARCL है इस बैड बैंक की जो स्थापना, इसका गठन जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के रूप में किया गया और इसे जो है ARC जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है के रूप में जो है कार्य करने का जो है जो लाइसेंस है RBI के द्वारा इसको दिया गया। तो NARCL में जो है 51% जो हिस्सेदारी होगी इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की होगी एवं जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो है वित्तीय संस्थाओं की जो है इसमें भूमिका अधिक होगी, लगभग 51% तक। और ये जो संस्था होती है इसके जो अलग अलग चरणों में जो अलग अलग लिक्विडेशन अलग अलग जो है एसेट्स को खरीदने की जो प्रावधान होंगे। जैसे कि इसके जो कार्यप्रणाली को देखें तो हम यह कंपनी जो है वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं उन पर जो दबाव अगर परिसंपत्तियाँ होती है एनपीए का जब दबाव रहता है उसके बदले में वो 15% उनको नकद देती हैं और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में जो है उनको भुगतान करती हैं, जो कि 5 वर्षों तक जो है वैलिड रहता है। तो जो NARCL है NRCL जो है दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए जो है ये जो है पहले तो लीड बैंक को ऑफर देता है। लीड बैंक को ऑफर देकर जो है NARCL जो है द्वारा 500 करोड़ रुपए में जो इससे जो अधिक ही दबावग्रस्त परिसंपत्ति है तो जो है इसको समाधान लाया जाता है। तो 500 करोड़ रुपए से अधिक की जो NPA होती है उसके लिए जो है NARCL जो है समाधान लाता है और लीड बैंक को ऑफर देता है। नेक्स्ट है IDRCL जो है इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। IDRCL में यह है कि NRCL के साथ साथ जो है एक अन्य इकाई जो है IDRCL का भी गठन किया गया है और यह एक जो है एक सेवा प्रदान करने वाली कंपनी होती है और ये परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए जो ही कार्य करती है। तो IDRCL में जो है निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी लगभग 51% की होगी और ये जो है यह निजी क्षेत्र के रूप में जो है कार्य करेगा IDRCL। तो NRCL द्वारा जो ऑफर दिया जाता है लीड बैंक को, तो यदि बैंकों द्वारा जो है यह स्वीकार कर लिया जाता है, लीड बैंक द्वारा ऑफर को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने का जो अधिकार होगा वो IDRCL के द्वारा ही जो है इसका प्रबंधन किया जाएगा। तो इसलिए हम IDRCL को जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में भी जानते हैं। तो इसलिए जो है IDRCL और NRCL बनकर एक साथ मिलकर जो है दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में जो है NPS को जो है मैनेज करने NPA को खरीदने का जो है कार्य करती है। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है IBC है। IBC इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो है इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड IBC। तो इसको हम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता भी कहते हैं। तो पहला जो है इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है वह जब स्थिति आ जाती है जब कोई बैंक जो है जब कोई व्यक्ति या कंपनी जो है अपनी जो वित्तीय देयताएँ होती हैं उसको पूरा नहीं कर पाता है और उसको पूरा करने में भी असमर्थ हो जाता है और उसे जो उस स्थिति में जो दिवालियापन की स्थिति हो जाती है और इस स्थिति में जो उस कंपनी की जो देयताएँ होती हैं उसकी परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती हैं, तो इस वजह से वो बैंक दिवालिया हो जाता है। तो इस इंसॉल्वेंसी का अर्थ ये होता है और बैंक करप्सी का मतलब होता है कि दिवालियापन के बाद वह कानूनी प्रक्रिया जिसके द्वारा वित्तीय संस्थाएँ जो अपने बकाया ऋण को जो वसूलने का कार्य करती हैं। तो इस वजह से जो इसको हम बैंक करप्सी कहते हैं। एंड संहिता कोड इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड। तो कोड मतलब होता है कि किसी बिंदु विशेष पर जो है कानूनों से व्याप्त जो जटिलता होती है कठिनाइयाँ होती हैं उसको कम करना, तो ये संहिता होता है। तो IBC की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो IBC की आवश्यकता इसलिए पड़ी
क्योंकि जो है भारत में जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया है तो भारत में दिवालियापन की जो प्रक्रिया उससे संबंधित जो है ऐसे कानून उपलब्ध थे भारत में जिसके कारण जो है दिवालियापन की जो प्रक्रिया उसमें जो औसतन 4 वर्ष से जो अधिक का जो समय लगता था। तो उस दिवालियापन से उबरने के लिए बैंकों को जो 4 वर्ष से अधिक का भी समय लग जाता था। तो इस वजह से जो है इसके परिणाम से ना केवल उतने समय तक बैंकों की जो बैलेंस शीट खराब होती थी, बल्कि जो उनकी जो परिसंपत्तियाँ थी उसके मूल्य ह्रास के कारण जो है बैंकों के जो बकाया ऋण था ग्राहकों के पास उसका जो वास्तविक मूल्य था वो भी उन्हें नहीं प्राप्त होता था। जो कि जिस मान लो कोई बैंक 500 मान लो कोई बैंक 10,000 का ऋण दिया है किसी ग्राहक को, तो उसको 10,000 का ऋण ना प्राप्त होकर उससे ब्याज को तो छोड़ो, उससे जो है उसका 10,000 भी नहीं प्राप्त हो पाता था। तो इस वजह से दिवालियापन की स्थिति से जो बैंकों को उबरने में जो बहुत अधिक समय लग जाता था। एंड आईबीसी के उद्देश्य की बात करें तो दिवालियापन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको जो है समयबद्ध रूप से जो पूरा करना इसका उद्देश्य होता है, ताकि दिवालियापन की जो ये 4 वर्ष का जो समय है उसको कम करके जो है इसको अधिक समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सके। और दूसरा होता है ऋणदाता को जो ऋण वसूलने संबंधी जो जटिल कानूनी प्रक्रिया से जो मुक्ति दिलाना, क्योंकि जो है ऋणदाता जो है ऋणी से जो है ऋण वसूलने संबंधी जटिल प्रक्रिया की वजह से ही वो जो अपने ऋण होता है उसको जो वास्तविक लाभ में पूरा नहीं कर पाता है। तो ये जटिल प्रक्रिया को जो है उसे ठीक करने के लिए जो आईबीसी का उद्देश्य है, ठीक करना आईबीसी का उद्देश्य है। एंड जो आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से जो हमारी वहनीय प्रक्रिया है, जिस वहनीय प्रक्रिया में जो इसको लागू करना चाहिए, तो इस वजह से जो है इसमें एक ऐसी वहनीय प्रक्रिया लाई जाती है जिसको जो है बहुत कम समय में ही बहुत समयबद्ध ढंग से एंड बहुत अच्छे से जो है बैंकों के दिवालियापन की समस्या से जो है उनको उबारने में जो है उनकी सहायता की जाए। एंड आईबीसी के तहत जो है हम इसके आयाम को देखें तो इसका पहला आयाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो इसका पहला आयाम जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है। पहला आयाम जो ये है, तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है नहीं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एजेंसीज है, तो ये जो एजेंसी है किसी कंपनी की जो है कोई कंपनी की जो वर्तमान आर्थिक जो स्थिति होती है उसका जो है ये जो है विश्लेषण करते अध्ययन करते हैं। उस कंपनी की जो वर्तमान में जो क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसके बारे में जो है ये अध्ययन करते हैं। और इससे जो है उनको दिवालियापन, वो कंपनी जो दिवालियापन की स्थिति में है या ना है होने की जो है जानकारी देती हैं इंसॉल्वेंसी जो है प्रोफेशनल एजेंसी। तो एजेंसी में जो है कार्यरत जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं उनको जो है इंसॉल्वेंसी जो है प्रोफेशनल्स कहा जाता है। इसका दूसरा आयाम है इंफॉर्मेशन जो है यूटिलिटीज़, सूचना उपयोगिता दूसरा इसका है। तो यह संस्था जो है ऋणी यानी जो कंपनी है जो कि ऋण लिया है, तो ये संस्था ऋणी के जो है विभिन्न जो आर्थिक आंकड़े होते हैं उसके अनुसार उसके विभिन्न जो आर्थिक उसके आवश्यकता अनुसार जो है यह आईपीए को उसके जो आर्थिक आंकड़े होते हैं उसको जो है आईपीए को उपलब्ध कराती है। इंसॉल्वेंसी जो है प्रोफेशनल आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को जो उपलब्ध कराती है। और इन जो आंकड़े होते हैं, इन आर्थिक आंकड़ों में जो है कंपनी की जो वर्तमान देयताएं या परिसंपत्तियां होती हैं उन सब की जानकारी होती है। तो ये जो उस कंपनी से संबंधित जो आर्थिक आंकड़े होते हैं वो जो ये आईबीसी को या आईपीए को यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को उपलब्ध कराती है। फिर वो जो है उन आंकड़ों का अध्ययन करके ये तय करते हैं कि ये जो है ये कंपनी दिवालियापन की स्थिति में है या नहीं है। तो नेक्स्ट आयाम है इसका इंसॉल्वेंसी एंड जो बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है आईबीसी के तहत जो ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसका नियमन करने के लिए जो है यह जो है एक नियामक के रूप में जो है इस बोर्ड की स्थापना की गई, ताकि जो है यह जो है आईबीसी के तहत जो है एक नियामक का कार्य कर सके। तो इसमें जो है आरबीआई एवं सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें कार्य करते हैं। और बोर्ड का मुख्य कार्य यह होता है कि जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, उसको पारदर्शी बनाया जा सके और उसको समयबद्ध ढंग से जो है इसका जो है क्रियान्वयन किया जा सके। तो इस वजह से जो है बैंकों के जो है नियमन का कार्य करने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल को जो है ट्रिब्यूनल जो है आईपीए के द्वारा जो है प्रस्तावित आईपीए के द्वारा यह एक प्रस्तावित था ट्रिब्यूनल।
तो ट्रिब्यूनल जो है आईपीए के द्वारा प्रस्तावित था एंड जो है इसमें जो है CIRD कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRD पर जो अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार ट्रिब्यूनल्स का होता है। और यह जो है यह मामला किसी भी व्यक्ति या साझेदारी फर्म से जो है संबंधित हो, इस पर जो है निर्णय देने का अधिकार जो है TRT के पास है। एंड यदि ये मामला जो है किसी कंपनी अथवा LLP से संबंधित हो तो यह पूरी प्रक्रिया जो है NCLT के द्वारा जो मिटाए जाने का निर्णय किया जाएगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल जो है IPA के द्वारा जो है प्रस्तावित एक जो है ट्रिब्यूनल होता है। एंड नेक्स्ट है IBC की जो है IBC की विशेषताएं क्या हैं। तो IBC की विशेषताएं ये हैं कि यह जो है दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है, दिवालियापन की प्रक्रिया जो है उसको जो है ऋणी और ऋणदाता के जो निवेदन से ही प्रारंभ की जाएगी। तो इसमें ये नहीं है कि दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है वो ये अपनी मर्जी से शुरू कर सकता है। पहले ऋणी और ऋणदाता दोनों से जो है उसके बारे में जो है जानकारी लेगा, अनुमति लेगा, फिर ही निवेदन करने पर ही जो प्रारंभ करेगा। तो दिवालियापन का जो मामला होता है उसकी प्रक्रिया होती है प्रारंभ होने से जो 330 दिनों में जो इसको पूरा कर लिया जाएगा, 330 दिनों में। एंड कंपनी की जो परिसंपत्तियां होती हैं उसका जो लिक्विडेशन जो है नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। एंड नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा एंड इसकी आलोचना भी की गई। तो IBC की जो है पूरी प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद भी जो है पूरी होने के बाद जो इसके जो क्रेडिटर्स थे वो जो है इसको जो है पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते थे। तो NPA की पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते थे। इस वजह से जो है एंड जो है संहिता को जो पेशेवर व्यक्तियों का अभाव था। तो इसमें उस प्रकार के कर्मचारी और निदेशक व्यक्ति नहीं थे जैसे होने चाहिए। तो पेशेवर व्यक्ति इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों का अभाव था एंड इसमें विवादित मामलों को भी अत्यधिक संख्या के कारण जो है यह जो है समय पर जो है अपना कार्य नहीं कर पाता था। इस वजह से जो है इसकी जो है कई आधारों पर जो है इसकी आलोचना की गई। और जैसे कि नेक्स्ट इसके लिए उपाय किया गया RBI के द्वारा, एक कठोर कार्रवाई किया गया, त्वरित कठोर कार्रवाई के रूप में जानते हैं। तो RBI द्वारा जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाओं में जो जोखिम होता है, जोखिम अधिक होने पर जो है उन पर कठोर कार्रवाई की जाती है। जोखिम मतलब NPA अधिक होने पर जो है RBI के द्वारा उन कंपनियों पर जो है संस्थाओं पर जो है कठोर कार्रवाई की जाती है। तो इसका उद्देश्य जो वित्तीय व्यवस्था जो होता है, हमारे वित्तीय व्यवस्था में जो व्याप्त जोखिम होता है उसको कम करना होता है, ताकि जो जमाकर्ता होते हैं उनके जो हितों की सुरक्षा की जा सके। तो जब बैंक दिवालिया होते हैं तो जिन लोगों का जो उन बैंकों में पैसे जमा होते हैं उनका जो है वो पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से जो है ताकि जो है जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा की जा सके, और तो इस वजह से NPA बनने की स्थिति में जो है कठोर कार्रवाई की जाती है RBI द्वारा उन वित्तीय संस्थाओं पर। तो जब किसी बैंक का जो है नेट NPA जो होता है 6% से अधिक हो जाए, तो 6% से अधिक हो जाता है तो RBI द्वारा जो है उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें जो है कई बिंदु शामिल होते हैं, जैसे कि साख सृजन क्षमता का पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वो बैंक जो है नए साख सृजन नहीं कर पाता है। एंड जो प्रोविजनिंग की राशि होती है उसको बढ़ा दिया जाता है RBI के द्वारा। उस बैंक को जो अधिक से अधिक जो है राजस्व रखना पड़ता है। एंड नए कर्मचारियों की जो भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है उस संस्था में, और उसके जो है शाखा होता है, शाखा विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वो अपनी शाखा में विस्तार नहीं कर पाएगा, जितने शाखाएं उसमें मौजूद है वही शाखाएं उसमें रहेंगी। एंड जो निदेशक मंडल होता है उसमें नियुक्ति और पद से जो मुक्ति होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसमें कोई भी निदेशक नया नियुक्ति नहीं किया जाएगा, और नहीं जो पहले से है उसका जो है उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। एंड NPA की जो है अच्छे से समीक्षा की जाएगी, और उस बैंक की जो है जो CAR होता है उसमें वृद्धि कर दी जाएगी।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक फॉर इंफॉर्मेशनल सेटलमेंट। तो इंटरनेशनल सेटलमेंट तो 14 मई 1930 को इसकी स्थापना की गई थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के रूप में जो इसकी स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई, स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में इसकी स्थापना की गई थी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसमें जो जोखिम होता है उसको कम करना होता है। तो यह इंटरनेशनल स्तर पर जो है बैंकों की जोखिम को कम करता है तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करता है। तो इसमें जो है उन मामलों का निर्धारण किया जाता है जिनसे वित्तीय व्यवस्था में जो व्याप्त जोखिम होता है उसको कम किया जा सके। तो इन मानकों को जो है हम बेसल मानक कहते हैं। तो वित्तीय व्यवस्था में जोखिम को कम करने के लिए जो ये बेसल मानक का प्रावधान करता है। तो जैसे जो है इसमें जो है CAR जो है प्रमुख है, CAR बेसल मानक के रूप में प्रमुख है। CAR का फुल फॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, या फिर हम इसको CRAR के भी नाम से जानते हैं, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्तियों में अनुपात। तो इसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में जो है कुछ पूंजी जो है स्वयं के पास जो है सुरक्षित रखना होता है। तो इसमें जो है बैंक जो है कुछ पूंजी जो है अपने पास सुरक्षित रखते हैं जो बैंकों को जो है अचानक होने वाली कुछ वित्तीय दुर्घटना हो गई, वित्तीय संकट हो गया, उसमें जो है उनको जो है उभरने से जो उनको सहायता करता है। तो ये जो इस अनुपात का निर्धारण जो है RBI के द्वारा किया जाता है, हमारे केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो CR में वृद्धि होने पर जो बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है, साख ऋण करने की क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाती है तथा उनके बढ़े हुए अनुपात को लागू करने के लिए जो बैंकों को अधिक जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब CAR का प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है कि इस प्रतिशत में बैंकों को अपने CAR रखना होगा, अपने पास जो है अपने पास जो सुरक्षित रखना होगा, पूंजी को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, तो वो जो है उनके पास जो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ जाती है उसको रखने के लिए। तो वो जो है एंड यह आवश्यक नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेसल मानक होते हैं उसको एक साथ लागू किया जाए। इसको एक साथ लागू नहीं किया जाता है और इसको किसी एक क्षेत्र में भी लागू किया जिसमें इसकी आवश्यकता है। इसकी CAR बराबर जो टियर फर्स्ट पूंजी प्लस टियर सेकेंड पूंजी बटे में कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ। तो इस प्रकार जो है CAR होता है। एंड नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो में यह अनुपात दर्शाता है कि एक रुपया जमा स्वीकार करने पर जो है बैंकों को कितना नकद जो है स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। तो कोई ग्राहक जो होता है जब बैंक 1 रुपया जमा स्वीकार करते हैं किसी ग्राहक के द्वारा, तो वे स्वयं के पास कितना जो है सुरक्षित रखना होता है। तो यदि देश में जो है डिजिटल पेमेंट देश में डिजिटल पेमेंट, प्लास्टिक मनी अथवा इंटरनेट बैंकिंग का प्रचलन बढ़ जाए तो इस अनुपात में जो है कमी आने लगती है और यह जो अर्थव्यवस्था में कैश के प्रचलन में जो है कमी को व्यक्त करता है। तो इस वजह से जो है तो कैश डिपॉजिट रेशियो बराबर कैश इन हैंड प्लस CAR बटे में कुल जमा। तो इसमें यही होता है कि कुल जमा का जो है जो बैंकों के पास कुल जमा होता है उसका कौन सा प्रतिशत जो है वो अपने पास रखेंगे। तो नेक्स्ट है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में दर्शाता है कि ग्राहकों द्वारा जो है जमा किया गया 1 रुपया का जो है कितना हिस्सा जो है बाजार में ऋण के रूप में जो है बैंकों द्वारा दिया गया है। तो यदि कि इस अनुपात में जो वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है कि बाजार में जो साख की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो गई है। तो इसमें जो है इससे वित्तीय संस्थाओं की जोखिम में भी वृद्धि हो जाती है, जैसे कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बराबर कुल उधार बटे में कुल जमा होता है। एंड नेक्स्ट है बैंकिंग पूंजी। तो बैंकिंग जो पूंजी होता है ये 2 प्रकार का होता है। टियर फर्स्ट पूंजी होता है जिसको हम मुख्य पूंजी कहते हैं, दूसरा टियर सेकंड पूंजी होता है। टियर फर्स्ट जो पूंजी होता है ये पूंजी जो है बहुत अधिक तरल होता है एंड टियर 2 पूंजी जो है ये पूंजी टियर फर्स्ट की तुलना में जो कम तरल होता है। एंड जो टियर फर्स्ट पूंजी है इस पूंजी की दबाव झेलने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, जैसे कि SLR, स्कैट लोन,
तो ये जो है ये जो है दबाव झेलने की जो है इनमें क्षमता अधिक होती है, और टियर सेकंड में इनकी जो है जोखिम सहन करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। जैसे कि असुरक्षित ऋण, बैंकिंग गतिविधियों में जो है प्राप्त आय, बैंकिंग गतिविधियों से प्राप्त आय, तो इस प्रकार जो है इनके जो है जोखिम की जो है जो स्थिति होती है वो कम होती है। एंड नेक्स्ट है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो जो है ये जो रेशियो है इसका यह जो बैंकों के टियर फर्स्ट पूंजी तथा उनकी जो कुल परिसंपत्तियां होती हैं और उसके जो है बीच का अनुपात को दिखाता है, और यह अनुपात जो है बैंकों में कोर कैपिटल की जो है उपलब्धता जो होती है, कोर कैपिटल की जो उपलब्धता होती है उसको जो दिखाता है। तो ये जब अनुपात अधिक होता है तो यह जो दर्शाता है कि बैंकों की जो वित्तीय जोखिम सहन करने की क्षमता होती है जो वो अधिक हो जाती है। तो अमेरिका, इसी प्रकार अमेरिका में जो है 2007-8 के जो है संकट के बाद जो बेसल मानकों के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था से जो है जोखिम को न्यूनतम करने के लिए जो इस अनुपात की शुरुआत की गई थी। तो लेवरेज रेशियो को जो है शुरू किया गया ताकि जो है टियर फर्स्ट पूंजी और उनकी कुल परिसंपत्तियों के मध्य के अनुपात को जो है दर्शाया जा सके, देखा जा सके। तो लेवरेज रेशियो बराबर टियर फर्स्ट कैपिटल बटे में टोटल एसेट्स। तो इसका जो कुल परिसंपत्तियों में जो टियर फर्स्ट की जो मात्रा होती है उसको नापा जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पूंजी संरक्षण बफर। तो पूंजी संरक्षण जो बफर है इसमें तो पूंजी संरक्षण जो बफर है इसके अनुसार जो है प्रत्येक बैंक को अपने जो है न्यूनतम जो आवश्यकता होती है उसके अतिरिक्त जो कुछ पूंजी जो है स्वयं के पास जो सुरक्षित रखनी होती है। तो इसमें जो कुछ पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखनी होती है जिसे पूंजी संरक्षण बफर कहते हैं, और यह CRR तथा जो है तो यह CRR तथा जो है CAR से अलग होता है। तो इसमें जो है और यह जो RBI के अनुसार जो प्रत्येक बैंक को पूंजी संरक्षण बफर के रूप में जो है लगभग 2.5% जो है पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, और इसका उद्देश्य जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनमें जो जोखिम होता है उसको जो है कम करना होता है। तो कम करने के उद्देश्य से जो RBI द्वारा ये प्रावधान लाया जाता है। तो भारत में जो पूंजी संरक्षण बफर के रूप में जो अधिक पूंजी रखने की जो है न्यूनतम जो कारण होते हैं वो अधिक होते हैं। तो इसके जो है कारणों से जो है भारत में जो पूंजी संरक्षण बफर जो होता है उसमें जो है पूंजी संरक्षण बफर रखना अनिवार्य हो जाता है। इसके जो है कई कठिनाइयाँ आती हैं बैंकों को ये पूंजी संरक्षण बफर रखने में, जैसे कि NPA में वृद्धि हो जाती है, उनके रिटर्न ऑन एसेट में वृद्धि हो जाता है, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी के लिए जो है सरकार पर अधिक निर्भर होना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ होती हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो RBI की बैलेंस शीट दो प्रकार की होती है, एक लायबिलिटी देयताएँ होती हैं, एक जो है एसेट्स परिसंपत्तियाँ होती हैं। तो देयताएँ में होता है कि इसमें जो है RBI की लायबिलिटी देयताएँ क्या होती हैं। तो RBI की देयताएँ ये होती हैं कि वो करेंसी नोट होता है, बैंकों द्वारा RBI के पास जो जमा होता है वो होता है, रिजर्व फंड होता है, जोखिम प्रावधान होता है, शेयर कैपिटल होता है, अंश पूंजी, एंड इसकी परिसंपत्ति होती है, गोल्ड होता है, RBI द्वारा दूसरे को दिया गया ऋण होता है, घरेलू अथवा विदेशी निवेश होता है। तो इस प्रकार जो इसके एसेट्स होते हैं, परिसंपत्ति होती है। तो ये RBI के बैलेंस शीट के दो आधार होते हैं, लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो RBI के आय का स्रोत क्या है। RBI का आय का स्रोत दो है, एक तो ब्याज प्राप्ति के द्वारा जो है RBI जो है आय सृजित करता है ब्याज प्राप्ति से। ब्याज प्राप्ति दो माध्यम है, घरेलू और विदेशी। तो घरेलू में जो OMO के द्वारा, MSF रेट के द्वारा, LAF के द्वारा, सरकार एवं बैंकों को दिया गया ऋण के द्वारा, WMA के द्वारा। एंड विदेशी में विदेशी परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज के द्वारा जो है ये अपने आय का सृजन करता है। और एक अन्य है, अन्य में जो है कमीशन आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, विदेशी अथवा घरेलू परिसंपत्तियों को बेचने से प्राप्त आया जाएगा। तो ये सभी RBI के जो है आय का स्रोत होता है। RBI इन सभी माध्यमों से जो है अपने आय में वृद्धि करता है, आय का सृजन करता है। तो नेक्स्ट है विदेशी विनिमय भंडार। विदेशी विनिमय भंडार फॉरेन एक्सचेंज रेशियो जो है, विदेशी विनिमय जो भंडार है यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो है आयात निर्यात जो होता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है
पूरा करने के लिए जो वो आरबीआई को जो अपने पास जो है पर्याप्त मात्रा में जो विदेशी विनिमय भंडार को जो है रखना होता है। एंड विदेशी विनिमय भंडार की जो मात्रा होती है विदेशी व्यापार, जीडीपी का आकार तथा बाजार की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार जो इसको निर्धारित किया जाता है कि स्थिति क्या है देश में। तो भारत में विदेशी विनिमय भंडार के प्रबंधन का जो है कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है और यह जो है जीडीपी के आकार के आधार पर, बाजार की प्रकृति के आधार पर, विदेशी व्यापार की मात्रा के आधार पर जो है इसको तय किया जाता है एंड रखा जाता है। तो विदेशी विनिमय भंडार का तात्पर्य जो होता है कि किसी अर्थव्यवस्था के पास जो एक निश्चित समय पर उपलब्ध विदेशी परिसंपत्तियों की जो है मात्रा होती है कि किसी देश के पास जो है विदेशी परिसंपत्तियों की मात्रा किस आधार पर है। विदेशी परिसंपत्तियों मतलब डॉलर के रूप में जो है आरबीआई के पास कितनी परिसंपत्तियां मौजूद हैं अभी वर्तमान में। एंड जिससे वो देश जो है अपने विदेशी व्यापार को जो है सुचारू रूप से बनाए रख सकता है। और इस भंडार में निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं जैसे कि गोल्ड, विदेशी मुद्रा में धारित परिसंपत्तियाँ, एसडीआर, रिजर्व ट्रांच। तो इस प्रकार जो है ये जो होते हैं इन माध्यमों से जो है कोई भी देश जो है अपने विदेशी भंडार रखता है, गोल्ड के रूप में रखता है, एसडीआर के रूप में रखता है, विदेशी मुद्रा में धारित परिसंपत्तियों के यानी डॉलर के रूप में रखता है। तो इन कई आधारों पर जो है कोई देश जो है अपने देश में जो है विदेशी विनिमय भंडार रखता है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो प्रयोग है डिजिटल भुगतान की गहनता को मापने के लिए, किस आधार पर डिजिटल पेमेंट की स्थिति क्या है भारत में, तो उसके जो है गहराई को मापने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस इंडेक्स की जो है गणना जो होती है ये अर्धवार्षिक आधार पर मतलब आधे वर्ष में जो है इसकी गणना की जाती है तथा इसके लिए जो है मार्च 2018 को आधार माना गया है। तो इस इंडेक्स में जो निम्नलिखित 5 आयाम है जैसे भुगतान सहायक, भुगतान आधारभूत संरचना, आपूर्ति पक्ष, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रीयता। तो इन 5 आधारों पर जो यह तय किया जाता है कि जो है इन 5 आधारों पर यह तय किया जाता है कि भारत में जो है जो डिजिटल पेमेंट की जो स्थिति है वो क्या है, किस एंड नेक्स्ट है LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो LTRO जो है यह जो है इसके अंतर्गत आरबीआई के द्वारा बैंकों को जो है दीर्घकालिक अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए प्रतिभूतियों के आधार पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो एंड यह जो पूरी प्रक्रिया होती है रेपो ऑपरेशंस की तरह ही कार्य करती है। एंड यद्यपि यहाँ जो है ऋण की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच की होती है। तो कोविड-19 के दौरान जो व्यापार में अतिरिक्त तरलता को उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने जो ये व्यवस्था शुरू की थी। तो यह जो LTRO जो है किसी क्षेत्र विशेष की जो है को लक्षित किया जाए तो उसे जो है टारगेटेड LTRO कहते हैं। तो यह जो कोविड-19 के दौरान जो है व्यवस्था भारत में शुरू की गई थी। SDF जो है इसको जो हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी कहते हैं। तो SDF जो है इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों से जो है सिक्योरिटी गिरवी रखे बिना, कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखती है, इसके रखे बिना जो है ऋण ले सकता है। तो इसका उद्देश्य होता है आरबीआई की जो सिक्योरिटी संबंधी जो आवश्यकताएं होती है उसको कम करना होता है, क्योंकि जो अगर आरबीआई किसी बैंक से ऋण लेता है तो उसको पहले सिक्योरिटी गिरवी रखना होता है। तो इसमें जो है SDR में ये नहीं होता है। तो इससे इसके अंतर्गत तरलता और शोषण की जो प्रतिभूतियों को जो है जमानत के रूप में जो रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17 के अनुसार जो आरबीआई को यह अधिकार है कि वह जो SDF संबंधी जो प्रावधान होती है वो बना सकता है। और यद्यपि यह भी है कि रेपो रेट को भी वह पूरा करेगा। एंड तो इस प्रकार जो है ये पूरी प्रक्रिया होती है आरबीआई के द्वारा बनाई गई है, ताकि जो है वैसे तो SDF जो बनाने का जो SDF की जैसे नियमों में संशोधन करने का बनाने का अधिकार आरबीआई अधिनियम 1934 की जो धारा 17 में जो उसको दिया गया है। एंड तो नेक्स्ट है बॉन्ड क्या होता है। तो जो बॉन्ड शेयर सिक्योरिटी मार्केट में जो बॉन्ड होता है ये सरकार का एक जो है ऋण उपकरण होता है, जिसे सरकार जो है कंपनी या फिर नगर निगमों द्वारा जो है एक निश्चित अवधि के लिए जो है बाजार से वित्त को जुटाने के लिए जो है यह जारी करती है। इसी को हम बॉन्ड कहते हैं।
तो सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती है, सरकारी प्रतिभूति जो होती है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो है जारी की जाने वाली जो है एक व्यापार योग्य जो है ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं। और यह जो है सरकार की जो है ऋणदाता को जो बढ़ाती हैं। सरकार जो है इसके माध्यम से जो है ऋण देता है। एंड सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती है जोखिम रहित उपकरण अथवा जो है गिफ्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहलाती हैं। एंड यह जो आरबीआई का सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकारी प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री का जो है कार्य करता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के क्या लाभ हैं। तो इसमें निवेश का यह लाभ होता है कि ब्याज के साथ साथ जो है मूलधन वापसी की संप्रभु जो है गारंटी होती है। एंड ये जो है अलग अलग परिपक्वता अवधि में जो उपलब्ध कराई जाती हैं, अलग अलग अवधियों में 3 अवधियों में, और इन्हें जो है द्वितीयक बाजार में जो है बेचा जा सकता है। और ये प्रतिभूतियाँ जो होती है अधिक तरल, पारदर्शी एवं सुरक्षित लेनदेन में जो इसे युक्त होती हैं। और इनका जो प्रयोग होता है रेपो बाजार में से जो है उधार लेने में किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है रेपो बाजार से उधार लेने में उपयोग किया जाता है। तो जो सिक्योरिटी होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक डेब्ट सिक्योरिटी, एक शेयर सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल सिक्योरिटी आ जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आ जाएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल CVM आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में जो है ड्यूटेड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएगा, STL आ जाएगा। तो इस प्रकार शेयर सिक्योरिटी में जो इक्विटी शेयर आ जाएगा और परफॉर्मेंस शेयर आ जाएगा। तो ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, यह जो है एक अल्पकालिक सरकारी ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं। और यह जो मुद्रा बाजार का जो एक उपकरण होता है ट्रेजरी बिल्स, जिसके माध्यम से जो है केंद्र सरकार जो है वित्त जो है जुटाता है, वित्त को जुटाता है ट्रेजरी बिल के माध्यम से। तो इसे जो है हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो इस पर जो है ब्याज अदा नहीं किया जाता है, कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। सरकार द्वारा जो ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर राज्य सरकार ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती है। ट्रेजरी बिल को जो है बट्टे पर जारी किया जाता है तथा जो अंकित मूल्य पर जो इसको भुनाया जाता है। एंड परिपक्वता अवधि के आधार पर जो ट्रेजरी बिल्स 3 प्रकार के होते हैं, एक 90 दिन के लिए, एक 180 दिन की अवधि के लिए, एक जो 365 दिन की अवधि के लिए। एंड जो है नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट बिल, नकद प्रबंधन बिल। तो कैश मैनेजमेंट जो बिल है यह केंद्र सरकार द्वारा जो है जारी की जाने वाली जो अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति होती है। एंड इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है 91 दिन या उससे कम अवधि की होती है। और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की जो नगदी प्रबंधी संबंधी अस्थायी समस्या होती है उसको दूर करना होता है। एंड नेक्स्ट होता है डेटेड सिक्योरिटी। तो ये डेटेड सिक्योरिटी जो है इसमें इन प्रतिभूतियों का परिपक्वता जो दिनांक होता है वो अंकित होता है। एंड इसीलिए इन्हें जो डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। और जो है सामान्यतः इनकी परिपक्वता जो अवधि होती है 5 वर्ष से जो है 40 वर्ष तक की वर्ष की होती है। एंड नेक्स्ट है राज्य विकास ऋण। राज्य विकास ऋण में जो यह भी एक प्रकार की जो डेटेड सिक्योरिटी होती है, यद्यपि जो इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के विकास हेतु जो है ऋण लेना होता है। ऋण लेना होता है। इन प्रतिभूतियों के माध्यम से राज्य सरकारें जो आर्थिक विकास के जो है कार्य करती हैं। एंड नेक्स्ट होता है डिबेंचर मतलब ऋण पत्र। तो यह एक जो लिखित प्रपत्र होता है जिसका प्रयोग जो कंपनी द्वारा जो है बाजार में जो वित्त होता है उसको जुटाने के हेतु किया जाता है, बाजार से वित्त लेने के लिए, जुटाने के लिए, एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसके माध्यम से जो है इसके निर्धारण के माध्यम से जो पूर्व निर्धारित जो ब्याज दर होता है उस पर जो है एक जो है पहले से जो निर्धारित जो ब्याज दर होता है उस पर एक निश्चित अवधि के लिए जो ऋण लिया जाता है। तो डिबेंचर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है कन्वर्टिबल होता है, एक नॉन कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल ये होता है कि इन्हें जो इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टिबल ये होता है कि इन्हें शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेवरन गोल्ड बॉन्ड। संप्रभु सेवरन गोल्ड बॉन्ड में ये होता है कि इसका मुख्य जो है मूल्य जो है गोल्ड के मूल्य के साथ जो है जुड़ा होता है, सोने के मूल्य के साथ इसका मूल्य जुड़ा होता है। एंड यह जो 1 ग्राम गोल्ड के मूल्य जो है वर्ग में जारी किया जाता है, 1 ग्राम गोल्ड मूल्य के वर्ग में। और यह जो इसकी परिपक्वता जो अवधि होती है 8 वर्ष या फिर उससे कम 5 वर्ष तक जो है इसका निवेश करना अनिवार्य होता है। और यह जो निवेश की जो राशि होती है उस पर सरकार द्वारा जो 2.5% का जो ब्याज दिया जाता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इसके जो लाभ हैं, इसके लाभ ये हैं कि बाजार मूल्य के साथ साथ जो है ब्याज भी प्राप्त होता है इसको। एंड इसको जो है मेकिंग चार्ज एवं शुद्धता का जो भुगतान नहीं करना पड़ता है। और डिजिटल स्वरूप में जो होने के कारण जो सुरक्षा की जो लागत होती है इसमें कम हो जाती है। एंड ये जो है आरबीआई ने जो है रिटेल
रिटेल डायरेक्ट स्कीम की शुरुआत की। तो ये जो स्कीम है आरबीआई द्वारा जो खुदरा निवेशकों को जो है सरलता से बहुत सरल ढंग से जो है सरकारी प्रतिभूतियों होती है उसमें निवेश का अवसर प्रदान करने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह योजना जो है व्यक्तिगत एवं खुदरा निवेशकों को जो है सरकारी प्रतिभूतियों में जो है निवेश हेतु जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इसके जो है जो इसके अंतर्गत जो खुदरा निवेशक होते हैं उनकी सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में जो है निवेश कर सकते हैं। वही जो खुदरा निवेशकों को ये जो है खुदरा निवेशकों को जो आरबीआई के पास रिटेल डायरेक्ट गाइड गिल्ड अकाउंट खुलवाना होगा पहले उनको। एंड यह जो है अकाउंट जो है निःशुल्क खोला जा सकता था। इसके माध्यम से जो है बहुत ही कम निम्न प्रतिभूतियों में जो निवेश किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, राज्य विकास ऋण, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इस प्रकार इसमें जो निवेश किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है मुद्रा क्या होता है? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, वही मुद्रा होता है। तो मुद्रा के जो है निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा। हम जब सामान में जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो विनिमय करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो यह विनिमय का माध्यम होता है। एंड मूल्य मान की जो है इसमें इकाई होती है, उस पैसे की मान्यता होती है क्योंकि उस पर जो आरबीआई की मोहर लगे होते हैं। तो इस प्रकार जो है उस पैसे का मूल्य होता है, तभी जो है उसका हम विनिमय कर पाते हैं, मान्यता होती है उसकी। एंड भविष्य में जो है भुगतानों का जो है मानक होता है। एंड मूल्य के भंडार के रूप में जो है मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। एंड मुद्रा के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे कि लीगल टेंडर मनी हो विधि लीगल टेंडर मनी। यह जो है यदि किसी संस्था द्वारा विधि के अनुसार मुद्रा जारी किया जाता है तो उसे जो है हम विधिक मुद्रा कहते हैं। तो जब किसी नियम कानून के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है तो उसे हम विधिक मुद्रा कहते हैं। एक होता है फिड्यूसरी मनी, विश्वास आधारित मुद्रा। तो वह मुद्रा जो जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होता है, उसको हम जो है फिड्यूसरी मनी कहते हैं। तो यदि कोई वित्तीय संस्था को जो है सुचारू रूप से जो है गतिमान बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक होता है। एंड नेक्स्ट है फीट मनी में बाध्यकारी मुद्रा इसको कहते हैं। वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना पाते हैं उसे हम जो है करेंसी नोट कहते हैं। तो इस ऑप्शनल मनी होता है एक वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना जो है बाध्यकारी ना हो, यद्यपि वह जो एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सके। एंड नेक्स्ट है टेकन मनी वह मुद्रा जिसका अंकित मान जो है वस्तु मान से अधिक हो।